नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं और वो मेहमान हैं मेंबर ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, इसके अलावा छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति की प्रेसिडेंट विद्या राजपूत। विद्या राजपूत जो है काफ़ी लंबे समय से जो ट्रांसजेंडर है उन लोगों पर काम कर रही हैं। अपनी पूरी कम्युनिटी को एक तरीके से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वो प्रयासरत हैं और बिल्कुल समय व्यर्थ किए बिना मैं सीधे चलती हूँ विद्या राजपूत जी के पास और उनसे इस पूरे मसले पर, इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी जानकारियाँ भी हम उनसे लेंगे जिसे जानने के लिए जो लोग हैं वो हमेशा ही उत्सुक रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विद्या जी हमारे शो में आपका। थैंक यू। मैडम, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल यही होगा कि विद्या राजपूत बचपन में कैसी थी और क्या विद्या राजपूत विद्या ही बनना चाहती थी? जी हाँ, विद्या राजपूत विद्या ही बनना चाहती थी, पर मेरा जन्म जो है वो एक लड़के के शरीर पे हुआ जी। और मैंने कभी खुद को लड़का महसूस नहीं किया। मुझे लगता था कि मैं एक दूसरे के शरीर में कैद हूँ और मैं घुटन महसूस करती थी जी। और ये जो मेरा मनोभाव था, ये जो मेरा मनोभाव से जो मेरा व्यवहार था, उससे लोगों के लिए मैं मजाक का विषय थी। कमेंट्स, बुलिंग, हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट ये लगातार होता रहा और मैं हर दिन सपना देखती थी एक सुबह हो और मैं एक लड़की बनूं, बिल्कुल अपनी दीदी की तरह, अपनी भाभी की तरह, मम्मी की तरह, और घोड़े में बैठ के एक राजकुमार आए और मुझे शादी करके लेके जाए। एक छोटे से बच्चे को विद्या जी ये जब पता चलता है कि वो बच्चा या वो बच्ची बाकी बच्चों से काफ़ी अलग है, उनमें बहुत अलग सी चीज़ें आ रही हैं, तो उस बच्चे को कैसा लगता है और वो सबसे पहले क्या करता है? क्या किसी से शेयर करता है? आपने क्या किया था उस समय जब आपको पता लगा कि ये मेरे साथ हो रहा है? क्योंकि वो पल जो है वो हम समझ भी नहीं सकते कि आप लोग उससे कैसे गुजरते हैं, तो उसको कैसे फेस करते हैं आप? एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे साथ जो हो रहा था वो मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं बायोलॉजिकली एक लड़के के शरीर पे थी और मेरी साइकोलॉजी और सोल जो है वो एक लड़के की थी। तो मैं अंतर्द्वंद में थी कि व्हाट आई एम, और जो लोगों का ट्रीट था उससे धीरे धीरे मुझे गिल्ट महसूस हो रहा था और एक सुसाइडल टेंडेंसी मेरी बनते जा रही थी कि मुझे अब नहीं जीना है, क्योंकि मैं दूसरे लोग मुझे नपुंसक बोल रहे हैं, छक्का बोल रहे हैं, मामू बोल रहे हैं, तो मैं गलत हूँ, तो मैं गलत हूँ, मैं अपराधी हूँ, और ये सब भावना मेरे अंदर में आ रहा था। अपने आप को ढूंढ रही थी और जिस सोल के साथ, जिस बिहेवियर के साथ और जिस बॉडी के साथ में मैं जीना चाहती थी उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और ख़ासकर मेरे परिवार के लोग इसको समझने को तैयार नहीं थे, मेरे आसपास के लोग इसको समझने को तैयार नहीं थे। स्कूल में जो स्टूडेंट मेरे साथ बैठते थे वो साथ में बैठना पसंद नहीं करते थे, वो साथ में खेलना पसंद नहीं करते थे, और एक डर लगा रहता था अंदर में कि मैं जो फील करती हूँ उसके बारे में कोई जान मत पाए। चूँकि मेरा बिहेवियर, मतलब मैं लड़कियों की तरह चलती थी या कभी काजल लगा के स्कूल चली जाती थी या आईब्रो बना लेती थी, तो लोगों को समझ में आ जाता था कि ये थोड़ा अलग है, और थोड़ा अलग है मतलब मैं उनके जैसी नहीं हूँ, और उनके जैसी नहीं हूँ तो फिर मैं टारगेट होती थी। तो इस तरह से मेरा बचपन बीता और कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन मैं बच गई, क्योंकि मेरे शिक्षकों ने एक चीज़ मुझे सिखाया था कि आपको अगर अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना है तो पढ़ना होगा, तभी आपका कैरियर अच्छा होगा। ट्रांसजेंडर होना कितना पीड़ादायी है, वो सफ़र कैसा था आपका जब आपने खुद को बिल्कुल बदला, चेंज किया? देखिए, मैं तो खुद को प्राउड महसूस करती हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, लेकिन एक दौर था जब लोग इस तरह से बुलिंग, हरासमेंट करते थे, तो खुद को लगता था कि मैं खुद को ख़त्म कर दूँ। और उस दौर के बाद जब मैं यहाँ रायपुर आई, ये लगभग 97 में,
और 2000 के आसपास जब हमारा छत्तीसगढ़ बना, तब मैं अपने बहुत से कम्युनिटी मेंबर से मिली और उनके साथ जब मैं बातचीत करने लगी और अपने जो थिंकिंग है उसको शेयर करने लगी और ख़ुद को एक्सप्लोर करने लगी, तो मैं धीरे धीरे चेंज होने लगी। और उसके बाद में HIV एड्स के लिए मैं काम करने लगी कम्युनिटी में, तो मेरे अंदर में काम को लेके कॉन्फिडेंस आने लगा और धीरे धीरे मैं ट्रांसफॉर्मेशन में गई। मतलब मैंने सेक्स रिसाइमेंट सर्जरी कंप्लीट करवाया और फिर मैंने अपना शरीर पाया और आज मैं सबसे लकी और हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने जो इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीव हैं, स्त्री और पुरुष, वो दोनों के ही गुण मेरे अंदर मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि मैं चीज़ों को महसूस कर सकती हूँ, चाहे वो लड़के के बारे में हो, चाहे वो लड़कियों के बारे में हो। और मुझे ऐसा लगता है कि लड़का लड़की रीज़न या लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो आपका काम। ये पूरी जर्नी करने में कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा? क्या कभी ऐसा लगा कि शायद से मैं कर नहीं पाऊंगी, या कभी आपका मोराल डाउन हुआ? फिर क्या ऐसा सोचती थी जो वापस से नए से शुरू करती थी? आप ज़ीरो से शुरू करना है फिर से। ये तो सबके लाइफ में आता है और मेरे भी लाइफ में आया, क्योंकि जब विकास से विद्या के रूप में आई तो एक चीज़ ये पता था मुझे कि मेरे साथ विकास की ज़िंदगी से विद्या की ज़िंदगी में लोग नहीं आएंगे। और उस दौरान मुझे मेंटली अकेले सिचुएशन से लड़ना होगा, चूँकि मेरा जो मेन मोटो था कि कम्युनिटी को आर्थिक रूप से सशक्त करना और मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करना। ठीक है, तो ये मेरा मिशन विशन था, मेरा सपना था। और एक दूसरा चीज़ चल रहा था, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन और मेरी शादी, जो ये चीज़ें साथ में चल रही थी और मैं रिलेशनशिप में भी आ जाती थी। और 2 बार ब्रेकअप भी हुआ 4 साल 5 साल के लंबे साथ रहने के बाद। और कई बार ऐसा भी होता था जब मैं काम में जाती थी तो कई अधिकारी जो है वो 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा वेट कराते थे। तो और जब मैं रात में सोने से पहले नींद नहीं आती थी तो बहुत अकेलापन महसूस होता था। तो मैंने ये देखा है कि ब्रेकर जो है वो आपको जंप कराता है, और यही चीज़ थी जो अगर मेरे पास दुख नहीं होता तो शायद मैं कोई और रास्ता चुनती। पर जो अकेलापन था और जो सैड था मेरे अंदर में, वो मुझे बार बार प्रोत्साहित किया कि मैं अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ूं। विद्या राजपूत जी, आप जैसे लोगों का जीवन कैसा होता है? आपको क्या लगता है कितना कठिन होता है? देखिए, मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया और मेरे शिक्षकगण बहुत अच्छे थे। बुलिंग, हरासमेंट, सेक्सुअल एब्यूज़ तो होता ही था, पर मेरी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हुई। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, लगभग 56% जो है वो स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं। 10% लोगों का फैमिली एक्सेप्टेंस है। शादी किसी की होती भी है तो उसके बाद उनका सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं है। सुसाइड की मैं बात करूं तो 34% सुसाइड दर है और लगभग 19% जो है वो कम्युनिटी का मर्डर कर देते हैं। और उसके बाद में सेक्सुअल एब्यूज़ जो है वो 69% लोगों का सेक्सुअल एब्यूज़ होता है। 97% लोगों के साथ में मौखिक शोषण होता है। और हम उंगलियों पे गिन सकते हैं कि कितने लोग जॉब कर रहे हैं। तो ये पूरा सिनारियो है जहाँ पे रिजर्वेशन भी नहीं है। हालांकि अब सरकार जो है वो मेल फीमेल के साथ साथ ट्रांसजेंडर का कालम तो दे रहा है, पर एक सोचने वाली बात है, एक वर्ग जिसके साथ माँ बाप नहीं है, एक अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, एक कोचिंग नहीं है, एक स्कॉलरशिप नहीं है, इमोशन और सोशल सपोर्ट नहीं है, वो दूसरे आम बच्चों के साथ में कैसे कम्पीट कर पाएगा? यानी कि आपको आज भी लगता है कि हमें एक नाम तो दिया गया है, लेकिन एक तरीके से जो सम्मान है वो आज भी देने की आवश्यकता है। हाँ, कहीं ना कहीं। देखिए, मैं आपके इस IND 24 चैनल पे जॉब करती तो आपका कम्युनिटी के लिए देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग होता। ऐसे ही लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब देंगे रिजर्वेशन के थ्रू, ठीक है,
क्योंकि हम देख रहे हैं कि कम्युनिटी फाइनेंशियली, इकोनॉमी और एजुकेशनली बैकवर्ड है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इनको बैकवर्ड मानते हुए आप इनको नौकरियों पे, भर्तियों पे रिजर्वेशन दे करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस भैया के साथ में, इस मैडम के साथ में अगर मैं साथ में बैठ के काम करती हूँ तो लोगों का नज़रिया बदलेगा। और क्योंकि देखिए, मांगने वाले और नाचने वाले एक तरह से ठीक है, उनको भी देवदूत या फरिश्ता समझा जाता है, लेकिन वही बात है ना कि जब कोई सिग्नल पे मिलता है या ट्रेन पे मिलता है तो लोग 10 रुपए दे के उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो वही बात है कि हमें एज ए ह्यूमन ट्रीट करें। माँ बाप ने साथ दिया पूरा? हाँ, मेरी सिंगल मदर थी। जब मैं इस दुनिया पे आई तो मेरे पापा गुजर गए थे, और मम्मी जो है वो लेबर का काम करती थी, कंस्ट्रक्शन पे और खेतों पे काम करती थी। सभी भाई बहनों में मैं सबसे छोटी थी, और मेरे 2 बड़े भाई बहन जो है वो जॉब के लिए निकल गए थे, बाकी लोग पढ़ाई कर रहे थे। तो शुरुआत में तो बहुत मार पड़ती थी, इतनी मार पड़ती थी कि मैं घर छोड़ के भाग जाती थी। फिर मुझे बोला जाता था कि घर चलो, थाना वाना में भी रिपोर्ट करते थे कि बच्चा गुम गया है करके। तो मैं भाग इसलिए जाती थी क्योंकि मुझे मारते थे। मैं जैसे किसी लड़की के साथ में खेल रही हूँ, गुड्डा गुड्डी खेल रही हूँ, या घर के काम कर रही हूँ, झाड़ू बर्तन पोछा, तो ये जो काम है ना, सोसाइटी ने उसको फीमेल जेंडर रोल के लिए तय किया है, और मैं उस जेंडर रोल को क्रॉस कर रही थी। मतलब मैं उस दोनों बॉक्स में नहीं आ रही थी, तो मैं टारगेट हो रही थी। अब टारगेट होती तो या तो डांटा जाता था या मारा जाता था, है ना। घर वालों को भी उतनी समझ नहीं थी कि जेंडर, सेक्स और सेक्सुअलिटी तीनों अलग चीज़ है, ठीक है। ना ही स्कूल सिलेबस में पढ़ाया जाता है, ना कॉलेज करिकुलम में है चीज़ें। और उस ज़माने में, मतलब मैं 96 में 12th पास आउट हूँ, तो छोटी थी, मतलब वही 92 में मैं 8th में थी। तो उस समय में इतना इंटरनेट और बाकी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। 88 में ही हमारे गांव में दूरदर्शन आया था, तो और उस बारे में तो कोई बात ही नहीं करता था। इवन आज भी लोग अपने ऑफिस में, अपने घर में, स्कूल में, कहीं पे भी LGBTQ के बारे में बात नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज भी हमारे सोसाइटी में एक फैमिली अपने बच्चे से ये नहीं पूछता कि तुम क्या चाहते हो। और मैं तो विजुअलाइज हूँ, आई एम ए ट्रांस वुमेन, किन्नर विजुअलाइज है, हिजड़ा विजुअलाइज है, पर आज भी लेस्बियन जो एक लड़की को पसंद करते हैं, वो तो बता ही नहीं पाते हैं अपने पेरेंट्स को कि मैं किसे प्यार करती हूँ। और जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा है, जैसे हमारे कई जगह पे दिखाया गया है कहानियों पे, कि प्यार जो है वो मन से होता है। तो ये चीज़ें हैं। विद्या जी, ट्रांसफॉर्मेशन के पहले आप कैसी थी, नाम आपका, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन से पहले मेरा नाम विकास राजपूत था, और चूँकि VI से था तो VI से विद्या मैंने चुना। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन से पहले मेरे अंदर विल पावर और कॉन्फिडेंस नहीं था। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन मैं कॉन्फिडेंट हूँ, विल पावर भी है, और मुझे ऐसा लगता है अब कि असंभव कोई चीज़ नहीं है। हम लगातार प्रयास करेंगे, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप लगातार प्रयास करते हैं तो भी आप सफल नहीं होते, पर आपके पास में एक जवाब होता है कि मैंने प्रयास किया है। तो वो चीज़ें हैं, और बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं छत्तीसगढ़ में, भारत में, इवन पूरे वर्ल्ड में। भागते दौड़ते इस पूरे एक तरीके के संसार में अपने आप को अभी आप कहाँ देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया पे मायने रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत मेरा कंट्रीब्यूशन है। और इस नेचर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एज अ ट्रांसजेंडर जीवन दिया। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो सबसे दुर्लक्षित है, उपेक्षित है। तो मेरे को एक मौका मिला कि मैं इस कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए कुछ काम कर सकती हूँ। मैं आवाज़ बनी, मैं एक ब्रिज बनी, और कम्युनिटी के मुद्दों को सरकार तक और समाज तक लेके आई। सरकार की जो योजनाएं हैं उसको कम्युनिटी तक लेके आई, और
जो कम्युनिटी के लिए भ्रांतियां हैं उसको समाज में मैं जागरूकता और संवेदनशीलता के माध्यम से दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं माने रखती हूँ। अगर मैं अपना जर्नी देखती हूँ तो एक गांव का दौर था जहाँ पे एक मोटरसाइकिल आता था तो उसके पीछे दौड़ती थी, और जब एक कोई हेलीकॉप्टर या प्लेन या रॉकेट ऊपर से जाता था तो हम उसको देखते देखते गिर जाते थे। तो आज वही मुझे मेरे काम की वजह से यूएसए गवर्नमेंट ने वाशिंगटन इनवाइट किया था और उन्होंने एक्सपीरियंस एक्सचेंज करने के लिए कहा। अमेरिका गई, वहाँ पर एक तरीके से अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया आपने, छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया आपने। कैसा वो पूरा एक्सपीरियंस रहा? एक छोटा सा सवाल उसमें और ऐड करूँगी कि भारत और फॉरेन कंट्रीज़ में इस पूरे कम्युनिटी को लेकर क्या थोड़ा सा अंतर है सोच का? ये मैं जानना चाहती हूँ आपसे। बिल्कुल, देखिए बाहर देशों में जो है और ख़ासकर यूएसए की मैं बात करूँ तो वहाँ पे लोग दूसरे के निजता का बहुत सम्मान करते हैं। अच्छा। आप क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं पसंद करते हैं इसमें बाहरी लोग ताक झांक नहीं करते हैं और बहुत सेपरेट लाइफ जीते हैं। और मैं वहाँ देखी कि वहाँ के चर्च पे, वहाँ के ऑफिस में, लोगों के घरों पे LGBTQ के फ्लैग लगे हुए हैं। ओके। तो वो देख के बड़ा अच्छा लगता था। और एक घटना हुई थी फ्लोरिडा में कि वहाँ एक LGBTQ कम्युनिटी का क्लब में प्रोग्राम चल रहा था और एक हेटर था जो रात को 2 बजे वहाँ घुसा और सुबह के 6 बजे तक फायरिंग किया, जिसमें से 48 लोगों की डेथ हो गई। तो ये फ्लोरिडा की, पूरे अमेरिका की ये बहुत बड़ी घटना थी। और जहाँ पे नेवी के लोग थे, मेयर थे कम्युनिटी से, और अभी अभी एक पार्लियामेंट मेंबर भी बनी है, बहुत सारे लोग जो हैं वो MLA हैं वहाँ पे। और पर हम कई चीज़ों में हम इंडिया को भी देखते हैं कि यहाँ आज भी जो है, अगर आपके घर पे खुशियाँ आती हैं तो लोग दुआ के लिए, आशीर्वाद के लिए हमारी कम्युनिटी को बुलाते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि वहाँ पे कानून बहुत तगड़ा है, तो वहाँ पे इस तरह से मांगना नाचना ये चीज़ें नहीं होती है, पर यहाँ पे वो सारा चलन में है। पर धीरे धीरे भारत में भी बदलाव आ रहा है। अगर मैं बात करूँ तो 13 ट्रांसजेंडर कांस्टेबल हैं, 9 बस्तर फाइटर्स हैं, हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं। 150 से भी ज़्यादा लोग वेदांता, बाल्को, टाटा स्टील जैसे बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। और अभी भी बस्तर फाइटर्स, होमगार्ड और पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, SI की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही तो चाहिए था, और उसमें परिवार का साथ चाहिए था, एक वे चाहिए था। क्योंकि एक ट्रांस पर्सन आज से 10 साल पहले ये सोचती थी या सोचता था कि भाई आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, ये 6 फुट की साड़ी पहनने के बाद में, है ना, तो मेरा 6 फीट की साड़ी पहनने के बाद में मेरा परिवार मुझे छोड़ देगा और ट्रेनों पे या नाचना गाना होगा। पर आज वही कम्युनिटी सोचता है कि मुझे कुछ करना है। तो ये मैं एक पॉजिटिव चेंज देखती हूँ। हालांकि सोशल चेंज है, पर वक्त लगेगा, पर परिवर्तन शुरू हो गया है। किस तरीके से वो पूरा इंस्टीट्यूट काम करता है आपका, और अब तक के कितने लोग वहाँ से सक्सेस होकर निकले हैं? देखिए, हमारा जो ट्रांसजेंडर शेल्टर होम है वो सरोना में है, कृष्णा पब्लिक स्कूल के पास में, जहाँ पे सेकेंड लॉकडाउन के बाद से हमने उसको ओपन किया था। शुरुआत में तो 4-5 बच्चे थे, उसके बाद जैसे ही पुलिस में जॉब लगी तो वो रोल मॉडल हुए और फिर वहाँ पे लोग आने लगे। उसका नाम गरिमा गृह है और केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पे मदद मिलती है और बहुत डिले भी हो जाता है, पर वो एक लिमिट रहता है। पर लोग भी सहयोग करते हैं और अच्छी बात यह है कि लोग साथ में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं साथ में, तो बच्चों को भी अकेलापन नहीं लगता है। और वहाँ पे अभी ड्राइविंग और ब्यूटी पार्लर और फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स चल रहा है। साथ ही साथ वहाँ से जो बच्चे हैं जिनका जो फिजिकली पास आउट हुए हैं कांस्टेबल और
होम गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड में वो लोग सेवा में जो है वो पढ़ाई करने आते हैं। एक संक्षिप्त में जानकारी हमारे दर्शकों को आप दें कि LGBTQ होता क्या है, किस तरीके से तरह तरह के इसमें चीज़ें होती हैं, और जो लोग कंफ्यूज हैं वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं कह रही हूँ कि इसकी जानकारी जो है आप लोगों तक एक बार दें। मैं पहले बताना चाहूँगी कि हमारे समाज में ज़्यादातर लोग जो हैं वो विषम लैंगिक है, मतलब हेट्रोसेक्सुअल है। तो जो विषम लैंगिक हैं वो लोग जो सेम सेक्स के प्रति आकर्षित होते हैं उनको बहुत कम पसंद करते हैं या न्यूट्रल रहते हैं उनके बारे में, जबकि चॉइस अपनी है। और कोई ये बचपन से ही रहता है, जो अट्रैक्शन है, जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए दिल धड़केगा, ये आपके रूट पे रहता है, आपके सोल पे रहता है। ये कहीं से कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाती है। तो गे और लेस्बियन वो व्यक्ति होते हैं जो लोग, अगर गे हैं तो मतलब एक लड़का जो दूसरे लड़के को पसंद करता है इमोशनली और रोमांटिक रूप से। लेस्बियन मतलब एक लड़की जो दूसरे लड़के को पसंद करती है। और अगर मैं बाइसेक्सुअल की मैं बात करूं तो ऐसा लड़की या लड़का या ट्रांसजेंडर जो अपने जीवन साथी के रूप में या पार्टनर के रूप में लड़का या लड़की दोनों को देखते हैं। तो वो हो गया अपना बाइसेक्सुअल। और इंटरसेक्स पर्सन वो लोग होते हैं जिनका इंटरनल पार्ट डेवलप नहीं होता। और जनरली ऐसे ही लोगों को लोग हिजड़ा या किन्नर कहते हैं। जबकि हिजड़ा और किन्नर और ट्रांसजेंडर जो है वो एक ही है। लेकिन ट्रांसजेंडर में भी दो कैटेगरी आते हैं। पहला कैटेगरी आता है ट्रांस वुमेन, जैसे मैं एक लड़के के शरीर पे पैदा हुई थी और मैं एक लड़की के रूप में आई हूँ और अपने अंदर के नारीत्व को बाहर निकाल के जी रही हूँ एज अ महिला। और भारत सरकार मुझे महिला का भी परिचय पत्र और सर्टिफिकेट दिया, और जो कानूनन अधिकार महिला को है वो अधिकार मुझे भी है। सेकेंड ट्रांसमैन मतलब वो व्यक्ति जो बायोलॉजिकली फीमेल हैं, जिनकी साइकोलॉजी मेल की तरह है और ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं या कई बार नहीं भी जाते हैं, उनको ट्रांस पुरुष कहा जाता है। इसके बाद इसमें तीसरा ग्रुप है हिजड़ा ग्रुप। तो जो ट्रांस महिलाएं हैं जिनको कोई जॉब नहीं लगता या एजुकेशन नहीं है, तो और एक फैमिली सपोर्ट चाहिए, एक सोशल सपोर्ट चाहिए, एक परिवार चाहिए, तो फाइनली वो लोग एक समूह में रहते हैं और गुरु चेला परंपरा निभाते हैं, उनको हिजड़ा समुदाय कहा जाता है। और उसके बाद वहाँ के भी नियम अनुशासन रहते हैं और वहाँ भी अच्छे बुरे लोग हैं, जैसे हर समाज में अच्छे बुरे लोग रहते हैं, तो वो हिजड़ा समुदाय हो गया। और एक चीज़ है धार्मिक ग्रुप, मतलब ऐसा समुदाय जो भगवान की आराधना करते हैं, जैसे सखी समुदाय कृष्ण की आराधना करते हैं, शिव शक्ति जो शिव भगवान की आराधना करते हैं, जोगप्पा जिनको पुजारी कहा जाता है, जो कर्नाटक और सोलापुर की तरफ रहते हैं। उनमें से एक कर्नाटक के जोगप्पा को पद्मश्री भी मिला हुआ है। विद्या जी, वर्तमान कानून में आने वाले समय में क्या आप कोई बदलाव की उम्मीद करती हैं? देखिए, 15 अप्रैल 2014 को भारत सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत में एक जजमेंट आया था। इस फैसले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश में जितने भी महिला और पुरुष हैं, उसके अलावा जो लोग हैं उनको तीसरे जेंडर का दर्जा दिया जाता है। उसके ठीक 4 साल के बाद 2019 में भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जिसमें राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद है, जिसकी मैं मेंबर भी हूँ, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री के द्वारा एक बिल लाया गया और ये बिल पास भी हुआ। और फाइनली 2019 में ट्रांसजेंडर अधिकारों का अधिनियम बना और उसके बाद इसके जो नियम है 2020 में बना। और इस तरह से 2020 में पूरे भारत देश में ये जो कानून है ट्रांसजेंडर अधिकारों का संरक्षण, ये कानून लागू हो गया। तो इस कानून में मोटा मोटा ट्रांसजेंडर का परिभाषा है, ट्रांसजेंडर का पहचान पत्र और प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर के द्वारा दिया जाता है और उसके बाद एक रिवाइज सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन ट्रांजैक्शन में है, प्रोसेस में है या ट्रांजैक्शन करा ली है या करा लिया है,
तो उसको महिला पुरुष का प्रमाण पत्र दिया जाता है। उसके बाद शिक्षा, रोजगार, आवास, सेपरेट टॉयलेट, सेपरेट वार्ड, सेपरेट हॉस्पिटल और जैसे चीज़ों के लिए इस कानून में लिखा हुआ है। और अगर कोई भेदभाव या पैतृक संपत्ति से वो बेदखल करता है या कम्युनिटी के साथ में हिंसा करता है या शोषण करता है तो उसको 6 माह से लेकर 2 साल तक की सज़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ट्रांसजेंडर के साथ में रेप होता है तो उसको 2 साल की सज़ा होगी या उसको 10,000 का जुर्माना होगा। उसको आईपीसी की जो धारा है वो तो लगेगी ही लगेगी, एडिशनल ये लगेगा। कविताएं लिखती हैं और उस कविता की 2 पंक्ति जो आपने अपनी ही कम्युनिटी के लोगों के लिए लिखी है, एक तरीके से किस तरीके से आप फाइट करते हैं रोज़ अपने दिमाग से, तो वो कविता जो है हम चाहेंगे आपकी सुनाएं हमारे दर्शकों को। ठीक है, ये कविता जो है वो इस नेचर को समर्पित है, मेरे किन्नर समाज के बहनों को समर्पित है। और ये कविता इस तरह से है कि हाँ मैं किन्नर हूँ, अंधेरे को चीरती हुई उजाला हूँ, हाँ मैं भोर हूँ। मैं स्त्री और पुरुष का संगम हूँ, हाँ मैं अर्धनारीश्वर हूँ। मैं जल और थल से बनी पृथ्वी हूँ, मैं जल और थल से बनी पृथ्वी हूँ, हाँ मैं सृष्टि हूँ। मैं पिता की साहस और माँ की ममता हूँ, हाँ मैं संसार हूँ। मैं न भिखारी हूँ ना ही फरिश्ता हूँ, मैं न भिखारी हूँ ना ही फरिश्ता हूँ, मैं तो सिर्फ इंसान हूँ, हाँ मैं इंसान हूँ। एक और कविता है आपकी। जी बिल्कुल। हाँ, एक दिन मैं बहुत पेन महसूस करती थी जब लॉकडाउन का टाइम आया और मैं फैमिली में फंस गई। और उसके बाद मुझे ये बोला जाता था कि अगर कोई भी आए तो तुम कमरे से बाहर मत निकलना। तो मैं सोचती थी इतना सारा पॉजिटिव चेंज काम लाने के बाद मुझे पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान राज्य अलंकरण भी मिला है। उसके बाद फिर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाला काम करने के बाद आज भी लोगों के लिए मैं शर्म हूँ। तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, तब वो मैं कविता लिखी थी। और वो कविता इस तरह से है। कितनी अजीब बात है, किसी को ज़िंदगी भर प्यार नहीं मिलता, ना माँ का, ना पिता का, ना ही पति का, ना ही किसी का साथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं किन्नर हूँ। ये ज़िंदगी है, ये कोई सोचता भी नहीं, सपने भी, अपने भी, वही जज्बात, वही रूह, वही खून, फिर क्यों नहीं है साथ। मैं मन क्यों मारूं, मैं इच्छा क्यों नहीं करूं ज़िंदगी से। मैं जीऊँगी जीने के संघर्ष के लिए, खुश रहने के लिए, हंसने के लिए, अपने अरमानों को पूरा करने के लिए। मैं जीऊँगी जब तक, तब तक मेरी ज़िंदगी तेरे जैसे नहीं हो जाती। तो ये थी हमारे साथ विद्या राजपूत, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी जानकारी इस बार हमारे इस शो पर साझा की हैं जिसके बारे में शायद हर एक व्यक्ति जानना चाहता है, समझना चाहता है, क्योंकि आज भी LGBTQ इसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। और जब लोग बात नहीं करते हैं तो उनके पास ज्ञान जो है वो अर्ध होता है और अर्ध ज्ञान जो है वो जानलेवा होता है। तो हमारे इस शो का एक तरीके से पूरा दिखाने का तरीका और इसके पीछे का जो बातें हमने इस शो में बताई, उसका सिर्फ एक यही कारण था कि LGBTQ के बारे में लोग जाने, समझें और एक तरीके से इनका सम्मान करें। जिस तरीके से विद्या राजपूत ने अपनी लड़ाई तो लड़ी, साथ ही जितने भी अपनी कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए भी वो लगातार लड़ाई लड़ रही हैं। हालांकि उनकी अब वो जो लड़ाई है वो धीरे धीरे रंग भी लाने लगी हैं और आने वाले समय के लिए भी उनका ये कहना है कि वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगी और लड़ते रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। धन्यवाद।